गुड मॉर्निंग बच्चों। जेआईसी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। बायोलॉजी इंटरमीडिएट क्लासेज में आज हम आपको मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किए गए वंशागत से संबंधित तीनों नियमों के बारे में जानकारी देंगे। और ये तीनों नियम थे आपके प्रभाविता का नियम, अप्रबलता का नियम, पृथक्करण का नियम। और ये तीनों नियम ये तब दिए जब आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करवा रहे थे। अपने प्रयोग में जो है वंशागत जब वो करवा रहे थे उस समय पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम उन्होंने तुलनात्मक रूप से प्रतिपादित किया। कहने का मतलब है कि अपने प्रयोग में वे जिन आनुवंशिक लक्षणों का वंशागत करवा रहे थे उन्हीं जो है आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रूपांतरण देखने को मिला, वो किस अनुपात में जो है वंशागत हो रहे थे और उनके वंशागत में जो जीनोटाइप कैरेक्टर होता है और फिनोटाइप कैरेक्टर होता है उसमें क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। कोई भी आनुवंशिक लक्षण, वो किसी भी एक आनुवंशिक लक्षण के बारे में ये बताए थे कि यदि हम किसी एक आनुवंशिक लक्षण को देखते हुए उनको 3 पीढ़ियों तक या 4 पीढ़ियों तक वंशागत करवाते हैं तो उन आनुवंशिक लक्षणों में हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है और क्या अनुपातिक जो है मान देखने को मिलता है, क्या वो समान अनुपात में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं और या फिर उनके आनुवंशिक लक्षणों में हमें कोई तुलनात्मक अंतर नहीं देखने को मिलता है, उसमें कोई जो है जेनेटिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। तो सिर्फ इसी को जो है क्लियर करने के लिए उन्होंने कुछ विशेष प्रयोग किए थे और अपने प्रयोग में उन्होंने उद्यान मटर का पौधा लिए थे। और उद्यान मटर के पौधे में आपको पहले से ज्ञात होगा कि कैरियोटाइप्स की जो संख्या होती है वो 7 होती है, यानी कि उद्यान मटर के पौधों में क्रोमोसोमल जो संख्याएं होती हैं और सूत्र की जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो 7 क्रोमोसोम 7 जोड़ी क्रोमोसोम यदि उसमें पाए जाते हैं इसका मतलब है कि उसमें आनुवंशिक लक्षण भी आपके 7 जोड़ी ही प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी 7 आनुवंशिक लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन किए और तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत भी करवाए और प्रत्येक पीढ़ियों में उन सभी तुलनात्मक लक्षणों का जो है अनुपातिक मान निकालें और उनमें हुए परिवर्तन को भी ज्ञात किए। तो उस समय जो है प्रयोग करते समय उन्होंने ये नियम दिए थे और ये नियम जो है वो प्रयोग में क्यों दिए थे, क्योंकि उन्हें जो है कुछ इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले थे। आनुवंशिक लक्षणों में भी परिवर्तन देखने को मिला था, उनका जो जीनोटाइप फिनोटाइप कैरेक्टर था और उनके रेशियो में भी हमें कुछ अंतर देखने को मिला था। तो इस प्रकार से जो है ये जीनोटाइप और फिनोटाइप डिसऑर्डर या आप कह सकते हैं या आप सीधे कह सकते हैं उसमें जो चेंजेस देखे थे, जो परिवर्तन देखे थे, उसी परिवर्तन को देखते हुए ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक अपना ब्यौरा इकट्ठा किए थे या अपना जो है एक अवलोकन करके अपना एक रिकॉर्ड तैयार किए थे और उस रिकॉर्ड से जो है ये तीनों नियम जो है वो बनाकर प्रतिपादित किए। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं कि इन्होंने जो है ये तीनों नियमों का प्रतिपादन क्यों किए, जिसमें आपका पहला है प्रभावता का नियम। प्रभावता का नियम जिसे हम डोमिनेंस लॉ के नाम से जानते हैं। तो प्रभाविता का नियम उन्होंने इसलिए दिया था जब ये संकरण प्रयोग करने लगे जब ये संकरण प्रयोग करने लगे तो प्रत्येक संकरण प्रयोग में ये अलग अलग तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को लिए। सबसे पहले इन्होंने मटर के पौधे से संबंधित केवल एक आनुवंशिक लक्षणों का चुनाव किए। फिनोटाइप कैरेक्टर, जीनोटाइप कैरेक्टर। तो वो कौन सा आनुवंशिक लक्षण था जिसका ये चुनाव किए थे? सबसे पहले
वो आनुवंशिक लक्षण लंबाई से संबंधित था। तो ये जो आनुवंशिक लक्षण लिए थे वो आनुवंशिक लक्षण लंबाई था, और लंबाई में जो है ये तुलनात्मक लक्षण का चयन किए थे। ये आपने वंशागत में जितने भी आनुवंशिक लक्षण लिए थे उस आनुवंशिक लक्षणों में जो है तुलनात्मक अंतर को एक साथ लेकर उनकी वंशागत करवाए थे। तो यहाँ जो तुलनात्मक लक्षण लंबाई से संबंधित ये लिए थे वो तुलनात्मक लक्षण हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दे रहे हैं कि ये दो शुद्ध नस्ली पादप लिए मटर का, दाल मटर का ये दो शुद्ध नस्ली पादप लिए। एक पौधा कैसा था, बौनापन था, और दूसरा लंबा पौधा था। लेकिन आनुवंशिक लक्षण तो एक ही है ना, लंबाई। तो लंबाई को ही देखकर, लंबाई आनुवंशिक लक्षण को देखकर ये जो है दो शुद्ध नस्ली पादप का चुनाव किए थे, बौने पौधे का और लंबे पौधे का। और इन्हीं बौने और लंबे पौधे के माध्य वो पर परागण करवाए, क्रॉस पॉलिनेशन करवाए। पर परागण के बाद प्रथम पीढ़ी में इन्होंने उत्पन्न सभी संततियों के बारे में अवलोकन किए, उनके दृश्य रूप प्रकटन को देखे, यानी कि फिनोटाइप कैरेक्टर को, और जीनिक अनुपात देखे, यानी कि जीनोटाइप कैरेक्टर। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं किस प्रकार से इन्होंने पर परागण करवाया, और उसमें जो है फिनोटाइप कैरेक्टर और जीनोटाइप कैरेक्टर का जो है प्रकटन देखे। तो कोई भी आनुवंशिक लक्षण होता है, उस आनुवंशिक लक्षणों की जो अभिव्यक्ति होती है वो एक जोड़े जीन के द्वारा होती है। आप इसे समझ लीजिए, या जीन का एक जोड़ा है। कोई भी आनुवंशिक लक्षण आप जो देखेंगे बाहर से, जो दृश्य रूप में आपको दिखेगा, वो हमेशा एक जोड़ी जीन के द्वारा ही आपको प्रतिपादित होता है, या फिर एक ही जोड़े जीन के द्वारा ही उसका अभिव्यक्तन होता है, प्रकटन होता है, या उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये जीन का एक जोड़ा है जो केवल एक आनुवंशिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। और जोड़े के जो जीन होते हैं इनको हम एलील नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनको हम एलील भी कह सकते हैं। जो आपके जीन जोड़े होते हैं जो एक आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं उन्हें हम एलील नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, ये दो तुलनात्मक एलील लिए या जीन के जोड़े लिए, एक आप इसे मान लिए और जो दूसरा है। अब इसमें तुलनात्मक अंतर क्या है? ये जो जीन जोड़ा है ये लंबाई के बौनेपन को दर्शा रहा है और ये जो है लंबेपन को दर्शा रहा है। तो जीन जो होते हैं इनको किसी भी विशेष सांकेताक्षर के माध्यम से जाना जाता है। तो मेंडल ने लंबाई से संबंधित इन्हें तुलनात्मक जीन के जोड़े को कैपिटल टी और स्मॉल टी जोड़े से व्यक्त किया। जीन का जोड़ा आपका बनकर तैयार हुआ। यह आपका जो है लंबापन से संबंधित शुद्ध नस्ली पादप के जीन जोड़े हैं और ये बौने पौधे से संबंधित जीन के जोड़े हैं। इनके माध्य में जो है पर परागण करवाना है। तो पर परागण के लिए या क्रॉस के लिए ये संकेत दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए या फिर आप यहाँ लिख भी सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम ये देखेंगे ये जो आपके शुद्ध नस्ली पौधे हैं इनके माध्य कैसे पर परागण करवाया जाता है। और जो आपके ये शुद्ध नस्ली पौधे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे? जनक बोलेंगे। ये दोनों आपके क्या हैं? जनक हैं, जिनके माध्य जो है हमें पर परागण करवाना है। और जनकों को मेंडल ने पी सांकेताक्षर से जोड़ दिए। ये आपके क्या हैं? दो जनक हैं और ये एक ही जात के हैं, शुद्ध नस्ली हैं।
और इसमें हमें केवल एक ही तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण को देखते हुए संकरण करवाना है। तो यहाँ हम एक ही आनुवंशिक लक्षण से संबंधित जीन का भी चयन करेंगे। तो जीनों का चयन हम कर लिए हैं। कैपिटल टी लंबेपन से संबंधित जीन जोड़ा या एलिन, और स्मॉल टी बौनेपन को दर्शाने वाला जीन जोड़ा या एलिन। इनके बाद हमें परपरागण करवाना है। परपरागण यानी कि आपको इंटरेक्शन करवाना है। इस तरीके से जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी का युग्मक बनेगा परपरागण में। देखिए परपरागण की प्रक्रियाएं हमने करवा दिया। तो परपरागण प्रक्रिया में आप देख रहे हैं 4 प्रकार के युग्मक बनकर तैयार हुए हैं। यह युग्मक ही जो है नई संततियों का रूप धारण करेंगे या इन्हीं से नए पौधे का विकास होगा। अब हम देखेंगे ये जो चारों प्रकार के युग्मक बने हैं ये किस पीढ़ी में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जनिकीय के जो युग्मक बनकर तैयार हुए हैं परपरागण से, ये अपूर्ण पीढ़ी में जाएंगे। आप इन्हें अपूर्ण पीढ़ी में रख दिए। अब आप युग्मक के बारे में भी समझ लीजिए। तो युग्मक मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, सम युग्मक और विषम युग्मक। सम युग्मक किसे कहते हैं और विषम युग्मक किसे हम कहते हैं। सम युग्मक वही युग्मक होते हैं जिसमें जोड़े के दोनों जीन समान हो, वो समान आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति करते हो। ऐसे जीन के जोड़े वाले युग्मक को हम सम युग्मक, और वही युग्मक जिसमें तुलनात्मक जीन जोड़े में हो, एक जीन तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण को व्यक्त कर रहा हो दूसरे जीन के अपेक्षा। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो जीन जोड़े हैं वो तुलनात्मक ही हैं, समान नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये समान युग्मक है अगर देखा जाए तो स्मॉल टी से, कैपिटल टी से, लेकिन हम ऐसा इसमें कोई भी व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी सभी में हम देख रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब है इसमें जो जीन है वो एक ही आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति करने वाले हैं, लेकिन ये तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति करेंगे, यानी कि समान जीन नहीं है। फिनोटाइप कैरेक्टर के रूप में देखा जाए तो ये क्या है, आपके समान जीन जोड़े नहीं है, विषम जीन जोड़े हैं, लेकिन एक ही आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति करने के कारण ये साथ साथ जो है परपरागण में या स्वपरागण में हो जाते हैं। तो ये सब आपके जो युग्मक बन के तैयार हुए हैं सब विषम युग्मक हैं, जिन्हें हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। ये हेटेरोजाइगस यानी कि विषम युग्मक। अब हम देखेंगे इन विषम युग्मकों से किस प्रकार के पौधे बनकर तैयार होते हैं। तो मेंडल ने देखा प्रथम पीढ़ी में यानी कि अपूर्ण पीढ़ी में जो पौधे बनकर तैयार हुए वो सारे पौधे आपके कैसे थे, लंबे थे। अपूर्ण पीढ़ी में बने सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। अब लंबे ही क्यों थे, इनका ये फिनोटाइप कैरेक्टर है जो आप देख रहे हैं कि सभी पौधे यानी कि जो लक्षण हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता हो पौधे में या जंतु में, वे आपके फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। यादृश रूप प्रकटन भी उन्हें कहा जाता है। तो देखने में सारे पौधे लंबे थे, इनका जो फिनोटाइप कैरेक्टर था वो क्या थे, सारे पौधे लंबे थे। जबकि हम परपरागण जो करवाए थे उसमें हम तुलनात्मक लक्षण वाले पौधे लिए थे। बौना पौधा था, लंबा पौधा था, हमें बौनेपन की भी तो लंबाई दिखनी चाहिए और इसके भी दिखने चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। फिनोटाइप कैरेक्टर में तो आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तब मेंडल ने क्या किया, इनके जीनोटाइप जो है प्रकटन को देखें, इनके जीनोटाइप अनुपात को देखें, ये जीनोटाइप रूप में किस प्रकार से अभिव्यक्त हो रहे हैं, जीन इनके किस तरीके से वंशागत हो रहे हैं। दोनों शुद्ध नस्ली पौधे के जीन परपरागण में एक दूसरे से जो है युग्मन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये हैं आपके जीन रूप संरचनाएं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जीनोटाइप कैरेक्टर क्या है, फिनोटाइप कैरेक्टर क्या है, तो आप बताएंगे फिनोटाइप कैरेक्टर वे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से जो है अपनी आंखों के सामने देखते हैं। लेकिन जो जीनोटाइप कैरेक्टर होता है वो हमेशा जीन व्यवस्था या जीनी संरचना या संगठन
से ही आप जान सकते हैं। तो आपका ये जो जीनी संगठन है या संरचना है यहाँ दिख रहा है जोड़े में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी समेत, ये आपके जीन रूप हैं, जीन संरचनाएं हैं। तो जीन संरचनाओं में मेंडल ने देखा तो कि जीन तो युग्मक में दोनों शुद्ध नस्लीय जनकों के आए हैं, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, लेकिन लक्षण केवल एक शुद्ध जनकों का ही देखने को मिल रहा है पौधे में। तब इन्होंने यहाँ पर एक नियम निकाले, एक जो है अपना एक मत दिए कि ऐसा क्यों, बौनेपन के जीन होते हुए भी युग्मक में जब ये संततियों में परिवर्तित हुए इसके लक्षण क्यों नहीं देखे, जबकि जीन यथावत इसमें बना है। इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि ये जो आपके बौनेपन लंबाई से संबंधित जीनिक लक्षण है या आनुवंशिक लक्षण है, ये अप्रबल है किसके तुलना में, इस शुद्ध जनक के तुलना में। ये जो आपके लंबेपन को दर्शाने वाला शुद्ध जनक पौधा है, इसके अपेक्षा ये दुर्बल हो रहे हैं, ये अपने जो है आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति इनके जीन के साथ नहीं कर पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से, और ये जो शुद्ध जनक है जिनकी अभिव्यक्ति संतानों में या संततियों में देखने को मिल रही है, उसे जो है ये प्रबल जीन नाम दिए। तो इस प्रकार से यौन पीढ़ी में दो शुद्ध नस्ली जनकों के माध्य पर परागण करवाए, तो जब इनको इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिली कि हमें दोनों शुद्ध नस्ली जनकों के आनुवंशिक लक्षण प्रथम पीढ़ी में एक साथ नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तब इन्होंने जिस जो है जीन से संबंधित या जिस शुद्ध जनक से संबंधित आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति या कौन पीढ़ी में हो रही थी, उसको ये प्रबल शुद्ध जनक पौधा नाम दिए, और जिनकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही थी उस जो है शुद्ध नस्ली जनक को अप्रबल नाम दिए। यानी कि ये आपके शुद्ध नस्ली अप्रबल जनक और ये शुद्ध नस्ली प्रबल जनक। तो यौन पीढ़ी में इस प्रकार से जो है जीनों के प्रकटन के आधार पर इन्होंने ये नियम दिया, प्रभाविता का नियम, यानी कि जिस जनक के जीन से संबंधित आनुवंशिक लक्षणों का दृश्य रूप प्रकटन हुआ, उन शुद्ध नस्ली जनकों को और उनके जीन को प्रबल जीन, और जिस शुद्ध जनकों के आनुवंशिक लक्षणों का दृश्य रूप प्रकटन नहीं हुआ, उनके जीनों को अप्रबल जीन नाम दिए। और एक नियम इन्होंने यहाँ पर प्रतिपादित किया, प्रभाविता का नियम, यानी कि कोई भी आनुवंशिक लक्षण से संबंधित जीन जोड़े हों या कौन पीढ़ी में, वहाँ प्रबलता का नियम या प्रभाविता का नियम मेंडल के अनुसार लागू होता है। ये मेंडल का कथन था, लेकिन आपके जो आनुवंशिक लक्षण हो वो कैसे होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए। आनुवंशिक लक्षण एक ही हो मूल रूप से, लेकिन वो कैसे हो, तुलनात्मक हो। और जब हम उनका पर परागण करवाते हैं तो यौन पीढ़ी में उनसे जो संततियाँ आती हैं उसमें हमें जो है तुलनात्मक लक्षणों में जो प्रबल आनुवंशिक लक्षण होते हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। तो ये था आपका जो है यौन पीढ़ी यानी कि प्रथम पीढ़ी। अब हम चलते हैं द्वितीय पीढ़ी में, इन संततियों का जो है वंशागत करवाते हैं। और एक चीज, ये जो आपके सभी लंबे पौधे बनकर तैयार हुए हैं, क्या ये शुद्ध नस्ली हैं? ये आपके शुद्ध नस्ली नहीं है। शुद्ध नस्ली जनक आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं जीरो के रूप में, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये आपके शुद्ध नस्ली लंबाई को दर्शाने वाले जनक पौधे हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि स्मॉल टी कैपिटल टी के जोड़े यहाँ साथ में बन रहे हैं, यानी कि बौनेपन अप्रबल जनक पौधे के भी जीन हैं, प्रबल जनक पौधे के भी जीन हैं, और ये दोनों मिलकर संकर युग्मक बना रहे हैं या विषम युग्मक बना रहे हैं। और इनसे जो संततियाँ आ रही हैं उसमें भी ये जीन पूर्णतः फैले हैं उनकी आबादी में। तो इस प्रकार से आप पौधों को भी संकर पौधा बोलेंगे। संकर पौधा इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस पौधे में दोनों शुद्ध नस्ली जनकों के तुलनात्मक लक्षण वाले जीनों का जो है क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। तो यौन पीढ़ी की जो संततियां हैं उनके माध्य मेंडल ने पर परागण न करवाकर स्वपरागण होने दिया। युग्मक को आप याद रखिए हमेशा, यौन पीढ़ी की जो संततियां बनी थी वो संकर पौधे थे।
यानी कि विषम युग्मक के रूप में आप लिखेंगे जीन के जोड़े को। अब इनके माध्य जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन से हम देखेंगे कि किस प्रकार की संततियां हमें देखने को मिलती हैं। चलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ करवाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में आप देख रहे हैं जो चारों प्रकार के युग्मक बने हैं ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। कैपिटल टी तो कैपिटल टी का मतलब है कि ये शुद्ध युग्मक जिसे आप होमोजाइगस गैमेट्स कहेंगे, यानी कि सम युग्मक। तो सम युग्मक में हम ये देखेंगे कि ये प्रबल जीन जोड़े का युग्मक है या अप्रबल। तो कैपिटल टी यानी कि जीन जो है ये समान है, सम युग्मक है। तो जैसी बात है ये शुद्ध नस्ली युग्मक होंगे और इनसे जो संततियां आएंगी वो शुद्ध संततियां होंगी। अब हमें ये देखना है तो प्रबल संततियां हैं या अप्रबल संततियां हैं। तो कैपिटल टी जो है लंबाई से संबंधित प्रबल जनक। तो आप यहाँ तुरंत समझ जाएंगे कि जो शुद्ध नस्ली ये जो युग्मक है इससे जो संततियां आएंगी वे जो है शुद्ध नस्ली प्रबल मटर के पौधे की अभिव्यक्ति करेंगे। इससे जो संततियां आएंगी वो कैसी होंगी? प्रबल शुद्ध नस्ली होंगी। लंबेपन को दर्शाने वाली जो है ये क्या होंगी? प्रबल शुद्ध नस्ली होंगी। ठीक उसी प्रकार जैसे हम जो है लंबाई को दर्शाने वाले शुद्ध जनकीय पौधे लिए थे, ठीक उसके समान। तो चलिए ये आपका एक सम युग्मक बना, वो भी शुद्ध नस्ली प्रबल लंबाई के आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति करने वाला। अब हम दूसरे युग्मक की बात करेंगे। ये आपके दोनों युग्मक जो देख रहे हैं आपस में समान दिख रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये संकर युग्मक है जिसे आप हेटेरोजाइगस गैमेट्स कहेंगे। तो ये जो आपके विषम युग्मक हैं ये किससे मेल खा रहे हैं? यौन पीढ़ी के बने सभी युग्मक से मेल खा रहे हैं। उसमें भी आप इसी प्रकार की व्यवस्था देखे थे कि जीनों का जो उसमें आदान प्रदान हुआ था वो इस तरीके से हुआ था। शुद्ध नस्ली जनक जो दोनों थे, दोनों के जीनों का आदान प्रदान एक दूसरे के बीच हुआ था। तो ये भी आपके क्या हो गए? संकर युग्मक हो गए। इनसे जो संततियां बनेंगी या आप संकर युग्मक कहिए या विषम युग्मक कहिए। तो चलिए हम विषम युग्मक ही कहते हैं। विषम युग्मक से जो संततियां बनेगी वो कैसे पौधे बनेंगे? संकर पौधे बनेंगे। और ये सम युग्मक से जो पौधे बनेंगे वो शुद्ध नस्ली पौधे बनेंगे। और शुद्ध नस्ली में भी कैसे पौधे? अगर प्रबल जीन वाले होंगे तो प्रबल पौधे बनेंगे लंबाई से संबंधित। ये आपके प्रबल शुद्ध नस्ली पौधे बने। आप यहाँ स्मॉल टी देख रहे हैं, यानी कि ये भी सम युग्मक है, होमोजाइगस। तो ये सम युग्मक जो है हमें देखना है कि आप प्रबल शुद्ध नस्ली जनक के हैं, ये प्रबल शुद्ध नस्ली जनक के हैं। तो ये स्मॉल टी को जो है अप्रबल शुद्ध नस्ली जनक में दिखाया गया था। तो आप इसे क्या बोलेंगे? यह शुद्ध नस्ली अप्रबल जनकीय पौधों के समान पौधे दिखे। अप्रबल शुद्ध नस्ली या अप्रबल शुद्ध नस्ली। तो ये कौन सी पीढ़ी होगी? द्वितीय पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में जब स्वपरागण होने दिए तो मेंडल ने 4 प्रकार के गैमेट्स देखे और उसमें से 2 शुद्ध नस्ली गैमेट्स देखे, यानी कि होमोजाइगस, जिसमें से एक जो है अप्रबल शुद्ध नस्ली जनक के समान था, दूसरा प्रबल शुद्ध नस्ली जनक के समान था। अब बचे आपके 2, ये दोनों जो आपके गैमेट्स थे विषम युग्मक जिसे हम कहते हैं, इनसे जो संततियां आएंगी वो संकर पौधे के समान थे F1 पीढ़ी के। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि यहाँ पर जिस प्रकार से हम F1 पीढ़ी में बोल रहे थे कि यहाँ प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है, क्योंकि F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे तैयार हुए थे उसमें केवल प्रबल जीनी लक्षण ही दिखे थे, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में ऐसा नहीं हुआ। द्वितीय पीढ़ी में जो आपके अप्रबल जीन उनके साथ गए थे पौधे में, वे जीन भी सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान या स्वपरागण के दौरान एक दूसरे के जो है युग्मन में हुए और वे स्वतंत्र रूप से अपने भी आनुवंशिक लक्षण की अभिव्यक्ति किए। लेकिन जो आपके अप्रबल जीन होते हैं वो अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी करते हैं जब अप्रबल जीन जोड़े के रूप में हो, यानी कि अप्रबल जीन जब एक दूसरे के युग्मन में हो, समान युग्मक के रूप में दिखें, तभी वो अपने लक्षणों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं।
और अगर वे अप्रबल जीन जो हैं प्रबल जीन के साथ इंटरएक्ट होते हैं तो उनसे जो युग्मक बनते हैं उसमें अपने आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रभावता के नियम को बदला, अप्रभावता का नियम दिए, या इसे अप्रबलता का नियम भी कहा जाता है। रिसेसिव ला। चलिए दूसरा नियम भी आप समझ लिए कि किस प्रकार से इन्होंने दूसरे नियम का प्रतिपादन किया। अनुपात हम देख लेते हैं। अनुपात क्या है? अनुपात हम किसका देखेंगे? तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों का अनुपात देखेंगे और दो रूपों में देखेंगे। फिनोटाइप जो बाहर से प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे उसका भी अनुपात देखेंगे, और जीनोटाइप यानी कि उनकी जो जीनीय संगठन होता है उनका भी अनुपात देखेंगे। तो आप जीनी का अनुपात में भी देख रहे हैं, कैपिटल टी 1 अनुपात है, कैपिटल टी स्मॉल टी 1 अनुपात है, स्मॉल टी 1 अनुपात है। के अनुपात में हमें जो है इनके जीन रूप व्यवस्था भी देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम फेनोटाइप की बात करते हैं तब भी ये आपके शुद्ध नस्लीय जनक 1, संकर पौधे 2, शुद्ध नस्लीय बौने पौधे 1। तो इनके फिनोटाइप कैरेक्टर का अनुपात जीनोटाइप कैरेक्टर का जो अनुपात है वो समान अनुपात में देख रहे हैं आप, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उन्होंने अब द्वितीय पीढ़ी में इस तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की वंशागत करवाई। तो ठीक उसी प्रकार से F2 पीढ़ी में अभी हमने जो आपको बताया वही रेशियो आपको तृतीय पीढ़ी में भी प्राप्त होगा। जब तृतीय पीढ़ी में उनको जीनोटाइप फिनोटाइप कैरेक्टर का वही रेशियो प्राप्त हुआ तब उसे उन्होंने स्वतंत्र आव्यूहन का नियम दिया या पृथक्करण का नियम दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि एक आनुवंशिक लक्षण से संबंधित जो हम दो तुलनात्मक जीन के जोड़े लेते हैं जिनके माध्यम पर परागण करवाते हैं या फिर उसमें स्वपरागण होने देते हैं, वे अपने प्रथम द्वितीय तृतीय पीढ़ी तक चलते चलते किसी न किसी रूप में अपनी पूर्णता अभिव्यक्ति कर ही देते हैं। यानी कि जैसे कि हम एक आनुवंशिक लक्षण से संबंधित जो तुलनात्मक जीन का जोड़ा लेते हैं उसमें ये इन्होंने बताया कि एक प्रबल होता है और एक अप्रबल। तो जो आपके प्रबल जीन जोड़े होते हैं वे अगर अप्रबल जीन जोड़े के साथ होते हैं तब भी अपने लक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं, और साथ में होते हैं तब तो करते ही हैं। तो F1 पीढ़ी में यही नियम लागू होता है। लेकिन द्वितीय पीढ़ी में ऐसा क्या हुआ कि उसमें जो है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में जो है या 3 अनुपात 1 के अनुपात में हमको जो है जीनों का विचलन देखने को मिला, उनमें जो है परिवर्तन देखने को मिला, और युग्मक जो आपके बने वो मुख्य रूप से 3 अनुपात 1 के अनुपात में बने, या आप 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जब हम किसी भी मूल आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण संबंधित जीनों के माध्यम जो है परागण करवाते हैं और द्वितीय तृतीय पीढ़ी तक उन्हें ले जाते हैं, तो जो आपके अप्रबल जीन के जोड़े होते हैं वे जो है पॉलिनेशन में जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं और वे अपने आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति कर ही देते हैं। यानी कि अगर वो प्रथम पीढ़ी में नहीं कर पाए तो द्वितीय पीढ़ी में कुछ मात्रा में उनकी अभिव्यक्ति देखने को मिलेगा, आबादी में आपको कुछ बौने पौधे भी देखने को मिलेंगे। और यदि हम उन्हें तृतीय पीढ़ी तक ले जाते हैं तो हमें उनका अनुपात जो होता है, उनका जो रेशियो होता है वह हमें जो है फिर धीरे धीरे जो है ज़्यादा अनुपात में देखने को मिलने लगेगा। तो इस तरीके से मेंडल ने केवल एक आनुवंशिक लक्षणों को लेकर उसका जो है 3 पीढ़ियों तक वंशागत करवाए और उनके अनुपातिक मान और उसमें हुए विचलन के बारे में या उनमें हुए परिवर्तन के बारे में बताया। परिवर्तन आप किस में देख रहे हैं? जीनोटाइप कैरेक्टर में और फिनोटाइप कैरेक्टर में। तो अब आगे हम चलते हैं। ये तो मेंडल ने केवल एक आनुवंशिक लक्षण का जो है वंशागत करवाए थे। अब इन्होंने क्या किया?
प्रभावता के नियम को और अप्रभावता के नियम को, पृथक के नियम को इन्होंने स्पष्ट करने के लिए कि क्या ये आगे के प्रयोगों में लागू हो सकता है कि नहीं, या अगर हम एक साथ कई तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों का वंशागत पीढ़ी दर पीढ़ी करवाएं तो उसमें लागू होगा कि नहीं। तो उसके लिए इन्होंने अब 2 आनुवंशिक लक्षणों का चयन किया जिसे हम डाई हाइब्रिड कहेंगे। वो 2 आनुवंशिक लक्षणों का इन्होंने चयन जो किए थे, कौन कौन से आनुवंशिक लक्षण थे? इन्होंने एक ऐसा मटर का पौधा लिए जिसमें 2 आनुवंशिक लक्षणों का चयन किए। पहला जो आनुवंशिक लक्षण है वो बीज से संबंधित है, यानी कि बीज के आकार से संबंधित है। बीज का आकार कैसा है? गोल है। और पीले बीज पत्र। दूसरा जो आनुवंशिक लक्षण था वो बीज पत्र से संबंधित था और रंगों से संबंधित था। तो रंग आप यहाँ देख रहे हैं, पीला रंग। तुलनात्मक पौधा जो लिए, शुद्ध नस्ली तुलनात्मक पौधा, तो दूसरा जो शुद्ध नस्ली तुलनात्मक पौधा लिए थे उसमें बीज का आकार जो था वो झुर्रीदार था। और बीज पत्र का जो रंग था वो हरा था। अब यहाँ आप 2 तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण देख रहे हैं। एक है बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, दूसरा बीज पत्र का रंग पीला और हरा। इनके माध्य में जो है पर परागण करवाना है। तो चलिए समझ लीजिए, मेंडल ने इसमें जो है किस शुद्ध नस्ली पौधे को प्रबल माने और किस शुद्ध नस्ली पौधे को अप्रबल। तो झुर्रीदार जो बीज का आकार था वे गोल आकार के लिए क्या थे? अप्रबल थे, यानी कि जो गोल आकार है बीज का वो झुर्रीदार आकार पे क्या है? प्रबल है। और जो पीला बीज पत्र रंग है, ये पीला जो बीज पत्र का रंग है हरे बीज पत्र के ऊपर क्या है? प्रबल है। यानी कि आपका ये जो जोड़ा दिख रहा है आनुवंशिकता का, आनुवंशिक लक्षणों का, ये आपके प्रबल आनुवंशिक लक्षण से संबंधित है और ये आपके अप्रबल आनुवंशिक लक्षण से संबंधित हैं। तो चलिए जीन के जोड़े को हम यहाँ अलग करते हैं और उनके माध्यम पर परागण करवाते हैं और देखते हैं हमें किस प्रकार के युग्मक किस रेशियो में प्राप्त होते हैं और उनसे किस प्रकार के संततियों का जो है अभिव्यक्तन होता है। जो आपके अप्रबल चीन जोड़े होते हैं उन्हें हम हमेशा हम स्मॉल में व्यक्त करते हैं और जो प्रबल चीन जोड़े होते हैं उन्हें कैपिटल में। तो आप यहाँ 2 आनुवंशिक लक्षणों से संबंधित जीन के जोड़े देख रहे हैं। ये आकार से संबंधित है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और एक कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ये रंगों से संबंधित है, गोल, पीला, झुर्रीदार, हरा, पर परागण करवाना है या क्रॉस करवाना है। चलिए एक एक जीन के जोड़े हम यहाँ से निकालते हैं। ये युग्मक आपका बनकर तैयार हो।
से आप युग्मक को बना लेते हैं। 8 भी युग्मक बनकर तैयार होंगे टोटल। जैसे जैसे आनुवांशिक लक्षणों की संख्या उन्होंने बढ़ाया, उसके लिए उन्होंने चार्ट का प्रयोग किया, क्योंकि जीनी वंशागत चार्ट के माध्यम से ही अभिव्यक्ति हो पाएगी जीनोटाइप कैरेक्टर के रूप में। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ये आपके जो युग्मक बनकर तैयार हुए द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार के युग्मक हैं? ये आपको जो है सम युग्मक के रूप में दिख रहे हैं। आप कैसे मानेंगे सम युग्मक? आप यहाँ देख रहे हैं साकेतांश के रूप में कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, और ये भी आप समझ सकते हैं साकेतांक के आधार पर परबल जीन के जोड़े हैं क्या परबल जीन के जोड़े हैं। तो आपको बताया गया है कि जो आपके कैपिटल लेटर के जीन जोड़े होते हैं वो प्रबलता को ही दर्शाते हैं। तो चलिए यहाँ आप कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू से जो जीन जोड़े हैं या किस प्रकार के आनुवंशिक लक्षण का व्यक्ति कर रहे हैं, तो आप यहाँ जान रहे हैं कि कैपिटल आर को जो है बीज के गोल आकार से संबंधित है, और कैपिटल डब्ल्यू किससे संबंधित है? पीले बीज पत्र से संबंधित है। तो आपका ये जो युग्मक बना है ये कैसा बना है? सम है कि विषम है? ये सम युग्मक बनकर तैयार हुआ, सम युग्मक बनकर तैयार हुआ। इसका मतलब ये सम युग्मक कैसा है? संकर है या शुद्ध नस्ली है? आप यहाँ कहीं भी आप प्रबल जीन नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप बताएंगे कि शुद्ध नस्ली जो है युग्मक ये बना है। ये जो युग्मक है आपका होमोजाइगस है, सम युग्मकी है, और इनसे जो संततियाँ आएंगी वो कैसे होंगी? शुद्ध नस्ली होंगी। यानी कि इनसे जो पौधा बनकर तैयार होगा उसमें बीज का जो आकार होगा गोल होगा, और जो बीज पत्र होगा उसका रंग पीला होगा। आगे चलते हैं आप, तो कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। आप यहाँ जो जीन की व्यवस्था देख रहे हैं, कैपिटल आर यानी कि परबल जीन के जोड़े जो बीज के गोल आकार को दर्शा रहे हैं, और यहाँ जो बीज पत्र के रंग से संबंधित जीन जोड़े हैं वो आपको संकर दिख रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू प्रबल जीन, स्मॉल डब्ल्यू अप्रबल जीन। तो यहाँ प्रबलता का नियम लगेगा। बीज पत्र जो होगा कैसा होगा? पीला होगा। यानी कि ये भी पौधा पीले बीज पत्र वाला और गोल बीज वाला ही होगा, लेकिन कैसा होगा? संकर पौधा होगा। शुद्ध नस्ली ना होकर कैसा होगा? संकर पौधा होगा। अब आगे आप चलते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये संकर जीन जोड़े आ गए। तो यहाँ पर भी जो है प्रबलता और अप्रबलता का नियम लागू होगा। तो प्रबलता यानी कि कैपिटल आर है, यहाँ ये आपका प्रबल जीन दर्शा रहा है। तो ये जो बीज बनेगा मटर के पौधे में वो कैसा होगा? गोल होगा, लेकिन बीज कैसा होगा? वो संकर ही होगा। और जो बीज पत्र होगा उसके जो जीन गए हैं ये कैसे हैं? ये सब युग्मकी हैं, यानी कि शुद्ध नस्ली जीन के जोड़े गए हैं। यानी कि बीज पत्र पीला होगा और बीज जो होगा वो गोल होगा। आगे देखते हैं हम ठीक इसी प्रकार कैपिटल आर का जो इंटरैक्शन है स्मॉल आर से, ये भी संकर युग्मक बन गया। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये भी संकर बन गया। यानी कि ये युग्मक जो है पूर्णतः क्या है? संकर है। एक के साथ एक आप देख रहे हैं डोमिनेंस रिसेसिव, डोमिनेंस रिसेसिव, ठीक है। प्रबल अप्रबल जीन, प्रबल अप्रबल जीन, यानी कि ये भी संकर युग्मक ही बनकर तैयार हुआ। लेकिन जहाँ पर प्रबल अप्रबल जीन के जोड़े एक साथ होते हैं वहाँ पर प्रबल आनुवंशिक लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए जो है इस युग्मक से भी जो पौधा बनेगा वो पौधा कैसे होगा? गोल बीज को दर्शाने वाला होगा, और बीज पत्र का जो रंग होगा वो पीला होगा। अब आगे चलते हैं इसी प्रकार से जो है कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, और इधर कैपिटल आर,
स्मॉल डब्लू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल डब्लू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्लू, और इसमें भी आप इंटरेक्शन करवाएंगे। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, स्मॉल आर, कैपिटल डब्लू, अब इधर आप चलेंगे स्मॉल आर, कैपिटल डब्लू, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्लू, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसी प्रकार से आप जो है इंटरैक्शन करवाएंगे, सारे युग्मक बनकर तैयार होंगे। अब आप देखेंगे इसमें कितने प्रकार के युग्मक बनकर तैयार हुए। चलिए इसको देखिए, यहाँ पर भी संकर जीन, ये आपके समयुग्मकी प्रबल जीन, पौधा भी जो है इसमें जो बनेगा, बीज पत्र पीले होंगे, बीज भी गोल होंगे। ठीक इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे दोनों अप्रबल जीन है, यानी जो बीज पत्र होगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, यहाँ पे झुर्रीदार हो जाएगा, और बीज का जो आकार होगा वो कैसा होगा, गोल हो जाएगा। तो आनुवंशिक लक्षण के दृष्टि से अगर हम जनकोष इनकी तुलना करते हैं तो ये कैसे हैं, ये जो है फिनोटाइप कैरेक्टर और जीनोटाइप कैरेक्टर में भी एक जो है अलग रूप में प्रकट होकर आए हैं, या युग्मक ही बिल्कुल अलग। आप देखिए यहाँ पर जो है शुद्ध नस्ली जीन के जोड़े और ये शुद्ध नस्ली प्रबल जीन के जोड़े। अब इसको हम देख लेते हैं, ये आपके संकर युग्मक दिख रहे हैं, इसमें जो बीज बनेगा गोल संकर, बीज पत्र का जो रंग होगा पीला संकर। आप इधर देखेंगे स्मॉल डब्लू अप्रबल जीन के जोड़े, यानी कि हरे बीज पत्र, और कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये जो है संकर गोल बीज के आकार को दर्शा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो है आप इन सब में भी चयन करेंगे। आप यहाँ एक देख लीजिए, सबसे अलग दिख रहा है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर किसके लिए हम अभिव्यक्त किए थे, झुर्रीदार बीज के लिए। यानी क्या एक ऐसा पौधा बनेगा जिसमें बीज झुर्रीदार होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक जो है रिसेसिव जीन है और एक डोमिनेंस जीन है। डोमिनेंस जो जीन है वो रिसेसिव के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो यहाँ बीज पत्र पीला हो जाएगा, लेकिन इसमें जो बीज लगेंगे वो झुर्रीदार होंगे। एक उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, दोनों जो है अप्रबल जीन के जोड़े आए हैं एक साथ में, यानी कि शुद्ध नस्ली अप्रबल पौधे के समान होंगे। बीज पत्र इसमें कैसा होगा, हरा होगा, और जो बीज लगेगा वो कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। तो इसमें उन्होंने जो जीनोटाइप रेशियो देखा वो किस रेशियो में देखी, इसमें जो गोल बीज और हरे बीज पत्र की संख्या थी 9, और जो गोल बीज पीले बीज पत्र की संख्या थी 9। बाकी हरे बीज पत्र, झुर्रीदार बीज और पीले बीज पत्र, झुर्रीदार बीज और एक शुद्ध नस्ली हरे बीज पत्र, झुर्रीदार बीज के अनुपात में उन्होंने देखा। तो इस प्रकार से जो है वे एक आनुवंशिक लक्षणों का चयन करके 3 पीढ़ियों तक वंशागत करवाए। फिर वो जो है इसी प्रकार से डाई हाइब्रिड भी किए, यानी कि द्विसंकरण प्रयोग विधि अपनाए, जिसमें 2 आनुवंशिक लक्षणों को एक साथ लेकर 3 पीढ़ियों तक वंशागत करवाए, और उसमें भी इस प्रकार से उन्हें जीनी अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने 3 आनुवंशिक लक्षणों का चयन किए। अब हम इसी वक्त बता दे रहे हैं इसी में 3 लक्षणों का कौन कौन से मतलब आनुवंशिक लक्षणों का चयन किए थे। तो लंबाई से संबंधित, बीज पत्र के रंग से संबंधित, बीज के आकार से संबंधित, ये तीनों प्रकार के जो जीन जोड़े थे उनका वो एक साथ जो है क्रॉस करवाए, उनको जो है 3 पीढ़ियों तक ले गए, और फिर उसमें भी उन्हें जो है यही अनुपात देखने को मिला और यही जीनी विचलन देखने को मिला।
तो इस प्रकार से उन्होंने ये तीनों नियम दिए हैं। प्रभावता का नियम, अप्रभावता का नियम द्वितीय पीढ़ी में, और तृतीय पीढ़ी में जो है वह जो है अप्रबल जीन और प्रबल जीनों का अपने स्वतंत्र रूप से जीनोटाइप फिनोटाइप अभिव्यक्ति के आधार पर पृथक्करण नियम दिए, या उसे स्वतंत्र आव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम आपको बताएंगे मेंडेलियन नियमों के विचलन और उनमें कुछ अपवाद भी देखे गए। तो उन जो है अपवादों और मेंडेलियन विचलन के बारे में कल के टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।